वेलकम सभी को। मिशन जेपीसी मेंस 2024 में पेपर 5 की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। पेपर 5 जो हमारा है वो इंडियन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और जो कि आपको 4 ग्रुप में बटा हुआ है और उसमें से हम लोग आप पहला ग्रुप देख रहे हैं जिसका टॉपिक है नेशनल इनकम। और इसमें हम लोग एक नई रणनीति के तहत पढ़ाई कर रहे हैं जिसे हम लोग नाम दिए हैं क्वेश्चन आंसर राइटिंग सेशन। आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं आपकी जो तैयारी हो रही है आपकी ये एक परीक्षार्थी की तरह परीक्षा की तैयारी हो रही है, ठीक है। यहाँ कोई आपके साथ एक्सपर्ट नहीं बैठा है, कोई एक्सपर्ट नहीं है जो आपको, मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझ रहा हूँ। सिर्फ मैं एक एग्जामिनी या परीक्षार्थी को परीक्षा में जाने के पहले किन किन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए, कैसे उसका उत्तर लिखना चाहिए और क्या क्या उस उत्तर में इंग्रेडिएंट को डालना है, उस सभी की चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। तो आज जो मैं पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, सॉरी आज जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ऐसे लास्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। आज का क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें, इसकी गणना की विभिन्न विधियों का वर्णन करें और इसकी गणना में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं इसके बारे में लिखना है। यानी डिफाइन नेशनल इनकम, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ इट्स कैलकुलेशन, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज ऑफ इट्स कैलकुलेशन। यानी आपको इस प्रश्न में राष्ट्रीय आय की परिभाषा पूछा गया है और साथ ही साथ राष्ट्रीय आय की गणना की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशंस का वर्णन करना है और उसकी गणना में कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ये लिखना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इस प्रश्न में आपको क्या क्या चीज़ों को डालना है, कैसे इसका फ्रेमवर्क बनाइएगा, वो चीज़ पहले आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट को डालना है। इंट्रोडक्शन पार्ट में आप क्या डालेंगे वो अभी मैं बता दूंगा। उसके बाद डिफाइन यानी डेफिनेशन देना है, जिसमें डिफरेंट डेफिनेशन है। मार्शल का आपने बताया था, पीगू का और फिशर्स का। मेरी लास्ट क्लास में ऑलरेडी आपको मार्शल का डेफिनेशन आपने देखा होगा, मैंने बताया हूँ ऑलरेडी, मैं इस पर एक क्लास में लिया हूँ। उसके बाद डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ नेशनल इनकम, इसमें आपको बताना है राष्ट्रीय आय को मापने की विभिन्न विधियों के बारे में बताना है, ठीक है। डिफ़िकल्टीज ऑफ इट्स कैलकुलेशन, ये भी एक क्लास में मैंने आपको बता चुका हूँ, इसको भी आपको डिफ़िकल्टीज बताना है। यानी आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, ये पोर्शन लिखना है, ये यानी अगर तीन क्लास का जो भी आपको वीडियो है अगर उसको आपको देखे हैं, उन वीडियो को अगर आप मिला दीजिएगा और वो आंसर बना लीजिएगा तो आपका आंसर बन जाएगा। सिर्फ ये वाला पोर्शन और कंक्लूजन वाला पोर्शंस मैं आज फिर आपको बता दूंगा, तो आपको ये कंप्लीट आंसर आपके सामने बन जाएगा। और ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चंस है और अगर मान लीजिए ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर अवश्य लिखें, इस प्रश्न का उत्तर अवश्य लिखें, क्योंकि ये 40 मार्क्स में आपको गुड मार्क्स यानी अच्छे मार्क्स आपको लाने में ये मदद करेगा। ओके, तो चलिए हम लोग अब इसका क्वेश्चंस का विस्तार से हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले इंट्रो पार्ट में एक मिनट, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आपको आंसर में थोड़ी सी आपको इंटरप्टेड हो गई है लेकिन आप इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप इंट्रो पार्ट में क्या लिखेंगे देख लीजिए। इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लिखेंगे कि थोड़ा सा राष्ट्रीय आय की भूमिका बताएंगे, तो उसमें आप जरूर ये बताइएगा किसी भी देश की
किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन उस देश की राष्ट्रीय आय से किया जाता है। प्राचीन अर्थशास्त्री तो राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास के बीच सीधा संबंध मानते थे। यदि राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो इसका तात्पर्य वे देश के आर्थिक विकास से जोड़ते थे। ठीक है। हालांकि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसमें संशोधन किया और उनका मानना था कि राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास में या आर्थिक विकास बोलिए आर्थिक कल्याण में सीधा संबंध पाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ गरीबी में कमी, बेरोजगारी में कमी और संरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि, ठीक है, एवं साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण में कमी को भी साथ देखते थे। ठीक है। यानी चाहे वो प्राचीन अर्थशास्त्री हो चाहे आधुनिक अर्थशास्त्री हो, कहीं न कहीं राष्ट्रीय आय क्या है, वो बोलते थे कि आर्थिक विकास में क्या करता है, बढ़ता है। अगर राष्ट्रीय आय कम होता है तो क्या होगा, आर्थिक विकास कम होगा। और अगर ऐसा दिखाई पड़ता है तो इसको वो लोग कहते थे विकासशील देश, इसको वो लोग बोलते थे विकासशील देश। और ऐसा है आर्थिक विकास कम हो रहा है तो उसे कहते थे वो पिछड़ा देश है या गरीब देश है कहते। तो यानी इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने इतने सारे चीज़ों को अगर लिख दिया तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अगला पार्ट जो इसमें जोड़ना है, वो है राष्ट्रीय आय की परिभाषा। यहाँ आपको बताना है अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा अलग अलग प्रकार से दी है और उनमें से 3 परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो आपका हो गया मार्शल, दूसरा हो गया फिशर और तीसरा हो गया पीगू। इन तीनों की परिभाषा को देने के बाद एक सामान्य परिभाषा मैं ये भी बता दिया हूँ, इसको आप लिख देंगे। इस सामान्य परिभाषा को लिख देंगे तो आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो आंसर का जो पार्ट्स है वो है आपको राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ। यहाँ आप बताइए राष्ट्रीय आय को मापने की अलग अलग विधियाँ हैं, कई विधियाँ हैं, जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख विधियाँ हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और अगर 6 विधि है तो आप सभी विधियों का नाम आप लिख दीजिए। इन विधियों का नाम लिखने के बाद
इसमें यह भी बताइए ऊपर लिखित विधियों में से सर्वप्रमुख विधियां जिनका प्रयोग विश्व के विभिन्न देशों द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना में प्रयोग में लाया जाता है वे हैं 3, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी वे हैं। और इसको आप ऐसा लिखिए, सबसे बेस्ट होगा, थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस तरह से बना दीजिए, आपका यहां लिख दीजिए मूल्य वृद्धि विधि या उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। ठीक है, इन तीनों विधि को जब आप लिख देंगे इस तरह से, तो आप यहां बताइए इस उत्पादन विधि में संक्षेप में बताइए ये काम करेंगे जिससे कि हमको जीवीए एमपी मिलेगा। तो प्राइमरी सेक्टर का एमपी प्लस सेकेंडरी सेक्टर का एमपी प्लस टर्सरी सेक्टर का एमपी। अब इसमें जब हम लोग ऐड कर देंगे टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट, तो आपको क्या मिल जाएगा? जीडीपी एमपी मिल जाएगा। और जीडीपी एमपी से हम लोग कहाँ जाएंगे? एनएनपी एफसी की ओर चले जाएंगे। उसी तरह से अगर ये मान लीजिए आय विधि है, तो आय विधि में हम लोग को सभी को कंपोनेंट को लेंगे, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो आपको क्या मिलेगा? एनडीपी एफसी मिलेगा। और यहीं से हम लोग को कहाँ जाना है? एनएनपी एफसी को निकाल देना है। यहाँ एनएनपी एफसी निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ कंपोनेंट को आप शामिल कीजिएगा तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? जीडीपी एमपी मिलेगा। और जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी आपको निकाल लेना है। तो ये देखिए, अब यहाँ लिखिएगा ये जो मेरा एनएनपी एफसी है इसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब आपको क्या करना है? अब हम प्रत्येक विधियों को यहां लिखिएगा, अब हम प्रत्येक विधि को विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और पहला फिर लिखिए यहां क्या है? उत्पाद विधि। और मैंने उत्पाद विधि में जितने भी यहां पहले एक्सप्लेनेशन किया है उस एक्सप्लेनेशंस को लिखने के बाद 2-4 लाइन लिखने के बाद जितने भी समीकरण मैंने बताया है उस समीकरण को आप पूरा डिटेल यहाँ लिख दीजिए। उसी तरह से दूसरा आ जाइए, आय विधि के लिए मैंने जो भी स्टेटमेंट आपको मैंने बताया था उसको आप लिख दीजिए और जितने भी समीकरण हैं उसको आप बना दीजिए। उसी तरह से व्यय विधि जो है उसको भी आप क्या कीजिए? पहले लिख दीजिए, लिखने यानी इसमें क्या क्या शामिल करते हैं, और उसके बाद जितने भी समीकरण हैं उस समीकरण को यहाँ लिख दीजिए। यहाँ लिखने के बाद चूंकि ऑलरेडी आप मेंशन कर चुके हैं कि इसके अलावा भी अन्य विधि है जिसे हम लोग व्यावसायिक विधि कहते हैं, व्यावसायिक विधि। उसके बाद आपको हो गया सामाजिक लेखांकन विधि, सामाजिक लेखांकन विधि, फिर मिश्रित विधि, इन सब को आपको बता देना है। उसके बाद क्या बताना है? ऊपर लिखित सभी विधियों को देखने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यहाँ निष्कर्ष थोड़ा सा बताना है, पैराग्राफ चेंज करके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी विधियां महत्वपूर्ण है और जिस तरह के आंकड़े हमें उपलब्ध होते हैं उसी
विधि का हम उसी के अनुसार आंकड़े उपलब्ध होते हैं, उसी के अनुसार हम विभिन्न विधियों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। उदाहरण के लिए भारत जैसे देश में कृषि क्षेत्र में आय संबंधी आंकड़े या यहाँ प्राथमिक क्षेत्र लिखे, भारत में प्राथमिक क्षेत्र में आय संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसलिए वहाँ हम क्या विधि का प्रयोग करते हैं, उत्पादन विधि का प्रयोग करते हैं। जबकि सेवा क्षेत्र में आय संबंधी आंकड़े उपलब्ध रहते हैं, इसीलिए आय विधि का प्रयोग करते हैं। इस तरह से भारत में अगर देखा जाए तो मिश्रित विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला जो पाठ है आपको, राष्ट्रीय आय की माप में कठिनाइयाँ। तो आप बताइए मित्रों, ये भी मैं ऑलरेडी पॉइंट वाइज इस कठिनाइयों को मैं बता चुका हूँ। तो आप इस सभी पॉइंट को अगर आप वर्णन कर दीजिएगा, वर्णन करने के बाद आपको लास्ट में निष्कर्ष में यही लिखना है कि राष्ट्रीय आय किसी भी देश के लिए अति महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन लाने में राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ये लिखें आप। फिर बताइए, न केवल प्राचीन अर्थशास्त्री बल्कि आधुनिक अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण या विकास के मापक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? यहां तक आप बता दिए। लेकिन इसकी गणना में कई कठिनाइयां हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को ध्यान में या इसको कहिए या आंकड़ों का समुचित प्रयोग कर हम उससे बच सकते हैं। देखा गया है कि दोहरी गणना का भय बना रहता है, लेकिन यदि हम केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल करेंगे तो यह समस्या कभी नहीं आएगी। ठीक है। तो ये आपका निष्कर्ष हो गया। तो इस तरह से देखिए, इस निष्कर्ष में ना केवल मैं विधियों का बात किया हूं, बल्कि राष्ट्रीय आय की इंपॉर्टेंस विधियों के बारे में बात करते हुए मैं लास्ट में आपको
उसके ये भी बताऊं कि कैसे हम उसकी कठिनाइयों से बच सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इस प्रश्न का उत्तर, ध्यान दीजिए फिर से, अगर आप इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा देश की गणना की विभिन्न विधियों का वर्णन करें, और अगर उसमें आप इन चीज़ों को शामिल करते हैं, अगर आप इन चीज़ों को शामिल करते हैं, ये देश 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 यानी इंट्रोडक्शन के साथ आपको डेफिनेशन, मेथड्स, डिफिकल्टीज और लास्ट में जो कंक्लूजन का पार्ट दिया हूं, तो ध्यान दीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पार्ट अगर आपका अट्रैक्टिव और अच्छा रहे तो आपको आंसर को एक हम लोग संतुलित मानते हैं, एक बैलेंस्ड आंसर मानते हैं, और इससे आपको अच्छे नंबर की प्राप्ति होगी। तो चलिए आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और इस प्रश्न का उत्तर तुरंत आप अच्छी तरह से बना लीजिए, तुरंत उतार लीजिए, मतलब अपने आंसर को आप अपने शब्दों में बना लीजिए। मैं ये भी बता दिया हूँ कि क्या क्या चीज़ को इंक्लूड करना है, कैसे लिखना है। जैसे इन सब चीज़ों का प्रयोग अगर आप करते हैं इस तरह का, ये जो सिंबॉलिक प्रयोग किए हैं, राष्ट्रीय आय में कमी, आर्थिक विकास में कमी, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिछड़ा देश या गरीब देश कहते हैं, ये पहचान है। तो अगर इस तरह की चीज़ों का साइंटिफिक वे में लिखने का प्रयास करते हैं तो आपको देखिए सेंटेंस भी बनाना है और बीच बीच में कुछ सिंबॉलिक तरीके से जो टेक्निकल साइंटिफिक वे में लिखने का प्रयास करेंगे तो होगा। जिस तरह से इसे पॉइंट हम डाल दिए, पॉइंट लिखे, फिर उसका सामान्य परिभाषा लिखे, इस तरह से सब पॉइंट, मेन पॉइंट, ये सभी को बात करेंगे तो आपको एक अच्छा नंबर मिलेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर तुरंत बना लीजिए और इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लूंगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जिसमें लोग भारतीय राष्ट्रीय आय की विशेषताओं के बारे देखेंगे और भारत की राष्ट्रीय आय में कमी होने का क्या कारण है और उसमें बढ़ाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, ये सब के बारे में मैं बात करूंगा। और वो एक आंकड़ा बेस्ड होगा, क्योंकि आंकड़ा बेस्ड होगा उसको आपको अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं और ये जो क्लासेस जो हम लोग कर रहे हैं, जो लिख रहा हूं, इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में ऑलरेडी मैं आप डिस्क्रिप्शंस में डाल देता हूं, वहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको एक स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा, क्या क्या लिखना है ये भी पता चल जाएगा। तो चलिए अगले क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, जोहार। आप अच्छे से स्वस्थ रहिए, तैयारी कीजिए और अपने उद्देश्यों में सफल हों।